यस, कश्मीर में आज 370 का वह रूप तो नहीं है जो शेख अब्दुल्ला के ज़माने में था। आज यहाँ प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री है, सदर रियासत की जगह राज्यपाल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं और कश्मीर जाने के लिए अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती है, परंतु शेष देश का नागरिक न तो वहां जाकर बस सकता है, न उसे वोट देने का अधिकार है और न ही उसे संपत्ति बनाने या खरीदने का अधिकार है। यह सब कुछ अनुच्छेद 370 के कारण है, जिससे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद ने अपनी जड़ें जमाई हैं। पिछले 42 वर्षों में इसी अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर का औद्योगिक विकास भी नहीं हो सका, क्योंकि निजी क्षेत्र के उद्योगपति वहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी तक न तो भारत सरकार और न ही देश के बुद्धिजीवियों ने आम जनता को इस संवैधानिक व्यवस्था के स्वरूप, इसकी ज़रूरत और नतीजों के बारे में शिक्षित करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा था कि यह अनुच्छेद भारत और कश्मीर के बीच एक पुल का काम करती है। वस्तुतः अनुच्छेद 370 को एक पुल की संज्ञा देने वाले परोक्ष रूप से इस बात को मान रहे हैं कि कश्मीर और शेष भारत के बीच कहीं कोई संवैधानिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक अलगाव है और इस खाई की बाधा को दूर करने के लिए ही पुल की ज़रूरत पड़ी है। क्या कभी उन्होंने इस खाई को भरने का प्रयास किया है? काफ़ी लोगों को यह गलतफहमी है कि यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों की आर्थिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए थी। आशंका यह थी कि इस खूबसूरत घाटी में राज्य के बाहर के लोग बड़ी संख्या में संपत्ति पर अधिकार करेंगे और गरीब किसान की ज़मीन खरीदकर बेदखल करेंगे। यही आशंका देश के अन्य इलाकों में भी व्यक्त की जाती रही है। इसलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा हेतु इस तरह के नियम कायदे बनाए गए कि उस इलाके से बाहर का आदमी या उस वर्ग के बाहर का आदमी ज़मीन न खरीदे। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही नियम है। आदिवासी इलाकों में भी यह नियम है कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर को भी यदि ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता थी तो उसके लिए 370 जैसे
संवैधानिक अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के आर्थिक हितों की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है और यह अनुच्छेद मूलतः दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। विराम। भारत की संविधान सभा ने कश्मीर को विशेष दर्जा देते हुए संविधान में अनुच्छेद 370 पास किया था, जो अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर के इस प्रावधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय गणराज्य का कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान है कि भारत के संविधान की संघ सूची में कानूनों के अलावा राज्य के कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को होगा। संविधान के अनुच्छेद 147 में प्रावधान है कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 3 और 5 में कोई संशोधन करने या अनुच्छेद 147 को लोप करने की शक्ति जम्मू कश्मीर विधानसभा को भी नहीं होगी। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और कश्मीर की विधानसभा भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती। विराम पैरा। हमारे बड़े प्राय हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें सदा ईमानदार रहना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तथा कमज़ोर व गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वस्तुतः ये कुछ नैतिक मान्यताएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मानते आए हैं तथा जिनके अधिकाधिक प्रचलन के लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं। हमारे द्वारा ऐसा किया जाने का कारण वस्तुतः यही रहा है कि हम इन नैतिक मान्यताओं को अपने जीवन को सुख में बनाने का साधन मानते हैं और यह मानते हैं कि इनके बिना मानव जीवन विकृत व कष्टमय हो जाता है। परंतु इसके विपरीत संसार में जब हम देखते हैं कि असत्य, धोखाधड़ी तथा बेईमानी का जीवन जीने वाले दुखी नहीं उल्टे सुखी हैं, तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सत्य, कर्तव्य पालन तथा ईमानदारी आदि नैतिक मान्यताओं को हमें अपने अपने जीवन यापन का आधार बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अनुभव की बात यह है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दिखावे के लिए तो सत्य, सच्चरित्रता व ईमानदारी को अच्छा बताता है और यह कहता है कि ये हमारे जीवन के आधार होने चाहिए, परंतु वास्तविक व्यवहार में असंख्य लोग इन आदर्शों को तिलांजलि देते दिखाई देते हैं जब वे यह देखते हैं कि इन पर चलने से जीवन की वास्तविक समस्याएं हल नहीं होती तथा इनकी परवाह न करने वाले लोग दुनिया में सबसे अधिक सुख में जीवन बिताते हैं। सच्चाई व ईमानदारी को
अधिकांश लोग क्यों नहीं अपनाते। इस प्रसंग में बेईमानी व ईमानदारी से संबंधित एक कहानी बड़ी प्रासंगिक है। कहा जाता है कि एक बार ईमानदारी व बेईमानी किसी नदी में स्नान करने गई। स्नान के लिए अपने अपने कपड़े उतारकर उन दोनों ने देर तक डुबकी लगाए रहने की होड़ के साथ नदी में डुबकी लगाई। बेईमानी अपनी प्रवृत्ति के कारण जल्दी पानी से बाहर निकल आई और ईमानदारी के कपड़े स्वयं पहनकर वहाँ से चली गई। ईमानदारी जब बाद में पानी से बाहर आई और नदी के किनारे अपने कपड़ों को नहीं पाया तो वह असमंजस में पड़ गई, क्योंकि बेईमानी के कपड़े पहनकर वह अपने को बेईमान नहीं बनाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में उसने निर्वस्त्र रहना ही अच्छा समझा। कहा जाता है कि तब से ईमानदारी नंगी ही है और उसके कपड़ों को बेईमानी ने पहन रखा है। परिणाम स्वरूप लोग जो नंगेपन से बचना चाहते हैं, ईमानदारी के वस्त्र पहनने वाली बेईमानी को अपना लेते हैं और जब तक उन्हें बेईमानी की वास्तविकता की पहचान हो पाती है, वे उसी के अभ्यस्त होकर रह जाते हैं, क्योंकि उसके सहारे लोगों की अनेक समस्याएं सरलता से हल हो जाती हैं। कहानी के अनुसार यही कारण है कि ईमानदारी दुनिया में अकेली पड़ गई है और उसके अपनाने वाले बहुत कम लोग हैं, जबकि बेईमानी को अपनाने वाले और उसके साथ रहने वाले लोग असंख्य हैं और वे उसे बुरा नहीं वरन अच्छा समझते हैं। भाई स्टॉप।